Hello students, this is your political science online classes. In previous video we discussed about the features of our constitution. Let's continue. Topic is adult franchisee. Every citizen attaining the age of 18 has been given the right to vote equally as other adult citizens. यानी कि कोई भी सिटीज़न जिसने कितनी एज ले ली है, 18 एज ले ली है ना, जो 18 ईयर्स का है, तो वो एडल्ट सिटीज़न के इक्वली क्या कर सकता है, उसे वोट देने का राइट है ना। यानी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज का है तो उसे वोट देने का राइट है ना, अदर एडल्ट सिटीज़न की तरह। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिस एज वॉज 21 ईयर्स। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये एज कितनी थी, 21 ईयर्स। मीन कि 21 ईयर्स का कोई सिटीज़न क्या दे सकता है, उसको वोट देने का राइट था, है ना। कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था बोल रही हूँ मैं। दिस एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यानी कि 81 ईयर्स से रिड्यूस होकर हम जो एज हो गई है वो राइट टू वोट की 18 ईयर्स हो गई है, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट करना पड़ा। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था, आपको लर्न करना है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हमारी वोट देने का जो राइट था वो 21 ईयर का था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, 21 की जगह 18 ईयर कर दिया गया है 61 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल to safeguard democracy and fundamental rights of the citizens and maintain the supremacy of constitution। जो हमारी जुडिशरी है एक तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी किसी जोर ज़बरदस्ती से किसी के उस जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करती है। इसके ऊपर किसी का भी क्या नहीं है, दबाव नहीं है, किसी के दबाव में आके ये काम नहीं करती है। ये कैसी है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक सेफ गार्ड है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए भी एक सेफ गार्ड है। अब ये फंडामेंटल राइट्स के लिए कैसे सेफ गार्ड है, फंडामेंटल राइट्स के लिए ऐसे सेफ गार्ड है ये कि हमारा जैसे राइट है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। तो कहीं गार्डन में, कहीं भी तो, लेकिन जैसे हम कंपनी गार्डन में घूम रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम कंपनी गार्डन में घूम रहे हैं और कोई हमसे आके कहता है कि आप इस गार्डन से बाहर निकल जाइए, है ना। तो ये तो हमारा राइट है वहाँ घूमना, लेकिन उसने हमसे कहा कि आप बाहर निकल जाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं, है ना, कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरा राइट है गार्डन में घूमना, ये मुझे यहाँ घूमने से मना कैसे कर रहा है ना। तो ये ऐसे सेफ गार्ड है हमारी जुडिशरी। डेमोक्रेसी सभी को पता ही है, तो मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। They can be removed only through impeachment process by the parliament, they pass by the parliament। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं इनको अपॉइंट तो किया प्रेसिडेंट ने, लेकिन हम इन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं, इनको रिमूव करने का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। प्रोसेस का नाम क्या है, इम्पीचमेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं इनको किस प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही, इफ द ऑर्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लॉज एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द जुडिशरी हैज़ द राइट टू डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर्स है वो लॉ एग्जीक्यूट कर दिए, लेजिस्लेचर है उसने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, तो जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कर सकती है, उसको इनैक्टेड कर सकती है। क्या कर सकती है, उसको इनैक्टेड कर सकती है। वो कह सकती है कि इसको आप दोबारा देखो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या इसे हम क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कंबाइंड ऑफ हेरिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी।
रिगिडिटी मतलब होता है कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि रिगिडिटी मतलब क्या है, कठोरता, यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, है ना, उस अमेंडमेंट को करने का जो प्रोसेस है वो बहुत टिपिकल है, तो उसको बोलते हैं हम रिगिडिटी। समझ में आई ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो प्रोसेसर जो है ना उसको अमेंडमेंट करने का, वो बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो और किन्हीं चीज़ों के अंदर डिफ़िकल्ट है, और जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो हम आराम से इजीली भी कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। तो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उनमें दोनों ही तरह, मतलब हम अमेंडमेंट कर कुछ ही चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट करने में हमको मतलब हम आसानी से उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और कुछ में हम कुछ ऐसे हैं जिसमें हम आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन है किसका, रिगिडिटी का और फ्लैक्सिबिलिटी का। The process of amendment in the Indian Constitution has been given in the Article 368। देखिए जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें गलती से ये 308 चला गया है, जबकि ये करेक्शन कर लीजिएगा 368 है। यानी कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो भी तो कहीं लिखा हुआ होगा, तो वो कहाँ लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। ओके, यानी अमेंडमेंट का प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 368। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर सम पार्ट्स। कुछ पार्ट के लिए जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, और कुछ पार्ट के लिए कैसा है, ये रिग्ड है फॉर सम अदर पार्ट्स। The inclusion of rigidity in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of the US। जो रिगिडिटी ली गई है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, उसे रीड किया, है ना, और फिर जो पार्ट उन्हें अच्छा लगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। तो जो रिगिडिटी वाला पार्ट है वो लिया गया है यूएस से। कहाँ से लिया गया है, यूएस से। और जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो यूके से लिया गया है। There are 3 methods of making amendment in the Constitution। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, अमेंडमेंट यानी चेंज करने के, है ना, कुछ भी चेंज करना है तो उसके 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। ये आपको लर्न करना है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। कौन कौन से मेथड्स हैं, फर्स्ट तो है सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें अगर हम अमेंडमेंट करना चाहें तो सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, किसमें, बोथ द हाउसेज में। अभी हाउसेज कौन से हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं ना, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस मीन और अपर हाउस में, अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा। इन दोनों में अगर सिंपल मेजोरिटी है तो वो अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है ना। यानी तो फर्स्ट क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी, बस इसमें एक ही पॉइंट है। अब ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हम कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन द स्टेट और अबॉलिशिंग इट, यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करना, है ना, या फिर उसको अबॉलिशिंग करना मतलब उसको फिनिश कर देना। ये दोनों में ही सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मेकिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी, सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एट्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी सिंपल मेजोरिटी से ये टॉपिक हैं आपके, इनमें आपका क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। सेकंड जो आता है वो आता है फॉर सम पार्ट्स द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज। यानी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें अगर अमेंडमेंट हम करना चाहें तो हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज की, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एब्सोल्यूट यानी फुल मेजोरिटी चाहिए। एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, और जो मेंबर्स प्रेजेंट है ना उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए,
है ना, जो हाउस में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो यानी कि जो सेकंड वाला है इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए किसकी, 2 हाउसेज की, यानी दोनों हाउसेज की, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं हाउसेज में, है ना, प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट होगा। तो इसमें सेकंड दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब देखिए थर्ड वाला, For some subject, the amendment can be made by absolute majority of the two houses, जो हमने पहले पढ़ा कि इसमें भी हमें फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए हमें 2 हाउसेज की, दोनों हाउसेज की, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड पॉइंट क्या है, वो ही कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, कि जो भी दोनों हाउसेज में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनकी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा, बिसाइड द सपोर्ट ऑफ द लीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके लिए 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उनकी भी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट हो गए ना, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गई दोनों हाउसेस की, 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स की मेजोरिटी हो गई, थर्ड कौन सा है कि जितने हमारे स्टेट हैं, स्टेट्स जितने भी हैं उनका 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। थैंक यू।